हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के 5 मार्क्स वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को और उन्हीं सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, अलहैया बिलावल का परिचय दे, या फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अलहैया बिलावल का आरोह अवरोह लिखे। तो किस तरह से इसका उत्तर आपको लिखना है 5 नंबर में, वो आपको बता देते हैं। तो अलहैया बिलावल का जो ठाट होता है वो बिलावल होता है, इसका वादी जो है ध होता है, इसका संवादी ग होता है, इसकी जाति सांडव संपूर्ण जाति का होता है, और अलहैया बिलावल का जो गायन का समय गाया जाता है ये दिन के प्रथम पर्ण में इसको गाया जाता है। इसमें जो वर्जित स्वर होता है वो आरोह होता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और इतना आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अलहैया बिलावल का ठाट क्या होता है, इसका वादी क्या होता है, संवादी क्या होता है, इसका गाने का समय क्या होता है, इसका जाति क्या होता है, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना अगर आप लोग याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आपको 3 नंबर का या 2 नंबर का पूछा जाएगा। 2 से 3 नंबर फिक्स है कि आपसे पूछा ही जाएगा इतना ऑब्जेक्टिव में से। सबको आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग को और क्या लिखना है इसके बारे में, जब 5 नंबर पूछा जाएगा तो थोड़ा आपको बढ़ा करके लिखना पड़ेगा। तो राग अलहैया बिलावल का जो प्रचार इतना हो चुका है कि सिर्फ बिलावल कहने पर ही अधिकतर गायक जो होते हैं वो अलहैया बिलावल राग गाते हैं। देखिए अलहैया बिलावल का प्रचार जो है इतना ज़्यादा हो चुका है, अगर आप किसी को कहें ना बिलावल तो समझ आता है कि अलहैया बिलावल ही हमको गाना है, लेकिन बिलावल इससे अलग है। लेकिन बिलावल जो होता है वो अलग होता है। देखिए बिलावल होता है अलग, जैसे कभी आप लोग जाते हैं पेस्ट खरीदने के लिए तो क्या बोलते हैं कोलगेट दो, लेकिन उसको आपको लेना होता है जैसे कोई और भी कंपनी का पेस्ट, लेकिन आप क्या बोलते हैं कोलगेट चाहिए। तो वैसे इसका प्रचार इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि जैसे ही लोग बिलावल बोलते हैं तो लोग अलहैया बिलावल ही गाने लगते हैं। लेकिन बिलावल जो होता है वो अलग होता है और अलहैया बिलावल अलग होता है। समझ गए ना, बिलावल अलग होता है और अलहैया बिलावल अलग होता है। लेकिन गायक को जैसे ही बोला जाता है बिलावल तो वो समझ जाते हैं कि हमको अलहैया बिलावल ही गाना है। समझ गए ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि अलहैया बिलावल का संक्षिप्त में परिचय दे। इस तरह से आपको याद रखना है और 5 नंबर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आपको ये सब याद रखना है और ये सब आपको इसमें लिखना भी है। जैसे 5 नंबर में तो उसमें आपको ये सब लिखना पड़ेगा। समझ गए। इस सब को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में लिखे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे इनके बारे में आपको लिखना है। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म पाकिस्तान के पंजाब मशहूर शहर लाहौर के पास स्थित गांव केसूर में 2 अप्रैल 1902 को हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में लिखे। समझ गए ना। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्तमान समय में जो कि पाकिस्तान के पंजाब के मशहूर शहर है लाहौर। पहले तो ये भारत में ही था लेकिन 1902 में, लेकिन अभी के वर्तमान समय कहाँ पर पड़ता है, इस जगह जो है पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब के मशहूर शहर जो है लाहौर, लाहौर के पास स्थित एक गांव है और गांव का नाम है कैसूर। तो कैसूर में जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1902 को उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उनको संगीत जो था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को विरासत में मिला था। उनके पिता अली बख्श खां जो थे वो प्रसिद्ध सारगी वादक और गायक थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे इनको संगीत जो था विरासत में मिला था। होता है ना किसी को कोई उसका बिजनेस जो होता है उसको विरासत में मिलता है, इनको उसके पापा चाचा दादाजी ये सब क्या वही काम करते रहते, बिजनेस करते रहते हैं और उसको भी वही बिजनेस करना रहता है, इसलिए कहा जाता है ना इसको तो ये बिजनेस विरासत में मिला है। वैसे ही उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे इनको जो संगीत है ये विरासत में ही मिला था। क्यों मिला था तो वो देखिए। उनके पिता जो थे अली बख्श खां ये प्रसिद्ध सारगी वादक थे और गायक थे। उनके संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण अपने चाचा काले खां से लिया था जो कि प्रसिद्ध गायक और संगीतज्ञ थे। उनके चाचा भी काले खां जो थे वो प्रसिद्ध गायक और संगीतज्ञ थे। तो इनको संगीत मिला था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को, वो उनका विरासत में मिला था। इतना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान के पंजाब के मशहूर शहर लाहौर के पास स्थित 2 अप्रैल 1902 को हुआ था। उनको संगीत विरासत में मिला था। कैसे मिला था, तो अली बख्श जो थे उनके पिता उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के वो सारगी वादक और गायक थे। उन्होंने संगीत का औपचारिक परीक्षण जो है अपने चाचा काले खां से लिया था जो कि प्रसिद्ध गायक और संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो इस तरह से मिला था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को संगीत विरासत में। समझ गए। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तान की परिभाषा दे। तान कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम भी लिखें। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो और 2 नंबर पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना रहेगा कि तान के परिभाषा दे, या फिर पूछा जाएगा तान के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन अगर 5 नंबर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि तान की परिभाषा दे, तान कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। तो तान की तो पहले हमें परिभाषा देना पड़ेगा। तान किसे कहते हैं, तो स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा राग का विस्तार किया जाता है वही तान कहलाता है। स्वरों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा कि राग का विस्तार किया जाता है वही क्या कहलाता है, तो तान कहलाता है। जैसे कि विस्तार गम, गरेसा अथवा सानिध्य, माग्रेसा इत्यादि
स्वर को तानने फैलाने की तान शब्द से उत्पत्ति हुई है। समझ गए? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि तान की पहले तो परिभाषा देना है। तो तान की परिभाषा ये होता है कि स्वरों का यह समूह जिसके द्वारा कि राग का विस्तार किया जाता है। स्वरों का ऐसा समूह जिसके द्वारा कि राग का विस्तार किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो तान कहते हैं। समझ गए ना? विस्तार इसको क्या कैसे किया जाता है? तो विस्तार जो है गम, गणेशा अथवा शनिध्व, मगरेशा इत्यादि के द्वारा स्वरों को तानने या फैलाने का होता है। समझ गए ना? और तान शब्द की उत्पत्ति जो है इसी से हुई है। इतना आप लोग समझ गए कि ये था तान का परिभाषा। अब तान कितने प्रकार के होते हैं? तो तान जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। अब उनका नाम भी लिखना पड़ेगा, तो देख लीजिए। तान जो 10 प्रकार का होता है कैसे होता है? तो देखिए शुद्ध तान, कुट तान, मिश्र तान, खटके का तान, झटके का तान, वक्र तान, अचरक तान, सरोक तान, लड़ तान, सपाट तान। तो ये 10 जो है 10 तान के नाम है, तान के प्रकार है। सबको अच्छे से याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तान की परिभाषा दे तो स्वरों का ऐसा समूह जिसके द्वारा कि राग का विस्तार किया जाता है उसको ताना जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं तान। तान कितने प्रकारों का होता है? तो तान 10 प्रकार का होता है। उनके नाम बताने हैं तो 10 का नाम याद रखिएगा। शुद्ध तान, कुट तान, मिश्र तान, खटके का तान, झटके का तान, वक्र तान, अचरकतान, श्रोकतान, लड़तान, सपाटतान। 10 का नाम आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग देश का आरोह, अवरोह और पकड़ लिखें। राग देश जो है इसका आरोह, अवरोह और पकड़ लिखना है और बताना है, या फिर संक्षिप्त में इसका परिचय देना। समझिए? तो राग अब जो अवरोह है, आरोह अवरोह है, इसको गाया कब जाता है? तो रात्रि के दूसरे पहर में राग अवरोह को गाया जाता है। इसका ठाठ होता है खमाज। आरोह अवरोह जो है राग, इसका ठाठ क्या होता है? तो खमाज ठाठ से उत्पन्न हुआ है। और इसका वादी रे होता है, संवादी प होता है। इसमें आरोह और अवरोह जो होता है वो सा, रे, प, म, नि, सा। अगर आपसे जैसे पूछा जाएगा 2 नंबर में तो आपसे इतना ही बस लिखना रहेगा कि राग जो देश है इसका आरोह अवरोह लिखे। समझ गए ना? राग देश का आरोह अवरोह लिखे तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, इसका आरोह और अवरोह। लेकिन आपसे राग देश का आरोह अवरोह लिख पूछेगा 5 में तो आपको इतना सब लिखना पड़ेगा। जैसे राग देश को कब गाया जाता है? तो रात्रि के दूसरे पहर में। इसका ठाठ क्या होता है? तो खमाज होता है। वादी क्या होता है राग देश का? तो रे होता है। संवादी क्या होता है राग देश का? तो प होता है। इसका आरोह अवरोह क्या होता है? तो सारे, म, पी, नी, सा। ये क्या होता है? इसका आरोह होता है। अवरोह क्या होता है? शा, न, धी, ध, प, ध, म, ग, रे, ग, नी, सा। ये क्या होता है? इसका अवरोह होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? और आपसे अगर 2 नंबर पूछा जाएगा तो राग देश का आरोह अवरोह, तो इतना ही बस आपको लिखना है। समझ गया? 5 नंबर इस तरह से लिखना है। और क्या लिखना है वो आपको बताते हैं। इसकी जाति क्या होती है? इसकी जाति, राग देश की जाति अनुपूर्ण होता है। इसकी पकड़ क्या होती है? तो म, गौड़े, गौनीसा जो होती है इसकी पकड़ होती है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो समझ गए ना कि राग देश का आरोह अवरोह और पकड़ लिखे। याद रखिएगा राग देश के बारे में। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। समझ गए ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे 3 नंबर तक के इसमें से भी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जैसे पूछा जाएगा कि राग देश को कब गाया जाता है? तो रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है। राग देश का वादी क्या होता है? संवादी क्या होता है? ठाठ क्या होता है? आरोह क्या होता है? अवरोह क्या होता है? ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा उसके लिए भी आप लोग याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा लघुत्तरी में तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा आरोह अवरोह लिखने का। और 5 नंबर पूछा जाएगा तो आपको इतना लिखना है। समझ गए? आप लोग को सभी तरीके से एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा सब आपको बताते हुए चलते हैं। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।